क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं कौन हूँ या दुनिया आखिर कैसे बनी और हम यहाँ क्यों हैं? कल्पना कीजिए कि एक दिन आपके घर के लेटर बॉक्स में एक रहस्यमयी पत्र आता है। उस पत्र में सिर्फ 2 सवाल लिखे हैं, तुम कौन हो, दुनिया कहाँ से आई। 14 साल की एक लड़की सोफ़ी के जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। इन 2 साधारण दिखने वाले सवालों के जवाब खोजते खोजते वो एक ऐसी यात्रा पर निकल पड़ती है जो उसे हजारों वर्षों के दर्शन, विचारों और रहस्यों की दुनिया में ले जाती है। तो आइए शुरू करते हैं जॉस्टन गार्डन की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक सोफ़ी का संसार का हिंदी ऑडियो बुक संस्करण। आप सुन रहे हैं साहित्य की आवाज़ भाग 1। सोफ़ी एमंडसन स्कूल से अपने घर की ओर आ रही थी। वापसी के शुरू वाले हिस्से में जोआना उसके साथ थी। वो रॉबर्ट्स पर चर्चा कर रही थी। जोआना सोचती थी कि मनुष्य का मस्तिष्क एक उन्नत कंप्यूटर जैसा ही है, पर सोफ़ी उससे पूरी तरह सहमत नहीं थी। निश्चय ही एक व्यक्ति महज मशीन ही तो नहीं होता ना। सुपरमार्केट पहुंचने के बाद वे अपने अलग अलग रास्तों पर चल पड़ी। सोफ़ी एक पसर रहे उपनगर के बाहरी हिस्से में रहती थी और वहाँ से स्कूल की दूरी जोआना की तुलना में दुगुनी थी। उसके घर के आगे वाले बाग से परे कोई और मकान नहीं था, जिससे ऐसा लगता था कि उसका मकान दुनिया के आखिरी छोर पर है, जहाँ से आगे वन शुरू हो जाते थे। नुक्कड़ से घूमकर वह क्लोवर कॉलेज में आ गई। सड़क के आखिरी सिरे पर एक तीखा मोड़ था, जिसे कैप्टन्स बैंडेड कहते हैं। सप्ताहांत को छोड़कर लोग उस तरफ अक्सर नहीं जाते थे। मई के शुरुआती दिन थे। कुछ बागों में फलदार वृक्ष डैफोडिल्स के घने गुच्छे से घिरे हुए थे। वर्ष के वृक्षों पर पहले से ही हल्के हरे पत्ते आने लगे थे। कितनी अद्भुत बात थी कि वर्षा के इस समय न जाने कैसे हर चीज़ फूट निकलती थी। क्या बात थी कि बर्फ़ के आखिरी निशान गायब होते और मौसम में हल्का गुनगुनापन आते ही मरी हुई धरती से हरी वनस्पति का विशाल क्लेवर बाहर उमड़ पड़ता था। जैसे ही सोफ़ी ने अपने बाग का दरवाज़ा खोला, उसने मेल बॉक्स में झाँका। प्रायः भारी मात्रा में बेकार की डाक होती और कुछ बड़े लिफाफे उसकी माँ के नाम होते। एक ऐसा ढेर जिसे वह रसोई की मेज़ पर पटक देती और फिर ऊपर अपने कमरे में होमवर्क शुरू करने के लिए जा पहुँचती। कभी कभी उसके पिता के नाम बैंक से भी कुछ पत्र होते, पर उसके पिता एक साधारण पिता नहीं थे। सोफ़ी के पिता एक बड़े तेलवाहक जहाज़ के कैप्टन थे और वर्ष का अधिकतर समय बाहर यात्रा पर ही रहते थे। जब कभी कुछ सप्ताह के लिए वह घर पर होते, तो सोफ़ी और उसकी माँ के लिए घर को सुखद और आरामदेह बनाने के लिए घर में चीज़ों को सजाते संवारते रहते। किंतु जब वह समुद्री अभियान पर होते तो कहीं बहुत दूर जा चुके प्रतीत होते। मेल बॉक्स में केवल एक ही पत्र था और वह था सोफ़ी के नाम। सफ़ेद लिफाफे पर लिखा था, सोफ़ी एमंडसन्स, 3 क्लोवर क्लोज। बस इतना ही। भेजने वाला कौन है यह कहीं नहीं लिखा था। इस पर कोई डाक टिकट भी नहीं थी। सोफ़ी ने गेट बंद करते ही लिफाफा खोला। अंदर लिफाफे के साइज के बराबर कागज का एक स्लिप था। लिखा था, तुम कौन हो? और कुछ नहीं, केवल 3 शब्द हाथ से लिखे हुए और उनके बाद एक बड़ा प्रश्न चिन्ह। उसने लिफाफा को दोबारा देखा। पत्र तो निश्चय ही उसी के लिए था। आखिर मेल बॉक्स में इसे किसने डाला होगा? सोफ़ी जल्दी जल्दी लाल मकान में चली आई। हमेशा की तरह आज भी उसकी बिल्ली सेरिकन फुर्ती से झाड़ियों से निकलकर आगे बढ़ती पौड़ी पर कूदी।
और इससे पहले कि सोफ़ी घर का दरवाज़ा बंद करती अंदर आ गई। जब सोफ़ी की माँ का मूड ठीक नहीं रहता तो वह घर को मेनेजरी जंगली जानवरों का संग्रहालय करती। निश्चय ही सोफ़ी के पास यह संग्रहालय था और वह इससे काफ़ी खुश थी। इसकी शुरुआत हुई थी 3 सुनहरी मछलियों से, गोल्डटॉप, रेड राइडिंग वुड और ब्लैक जैक। उसके बाद 2 ऑस्ट्रेलियाई बजरीगर मिट्टू ले आई जिसके नाम स्मिथ और सम्यूल थे। फिर गोविंदा नामक कछुआ आया और अंत में मार्मालेड जैसी बिल्ली सेरिकन। यह सब उससे इसलिए दिए गए थे क्योंकि उसकी माँ कभी भी अपने काम से दोपहरी बिताने के भी काफ़ी देर तक घर नहीं लौट पाती थी और उसके पिता तो अधिकांश समय बाहर ही रहते थे, सारी दुनिया में समुद्री यात्रा करते हुए। किटी किटी किटी, सोफ़ी ने बिल्ली को भागकर दरवाजे की पौड़ियों पर निकाल दिया और बाहर का दरवाज़ा बंद कर दिया। अब सोफ़ी बाहर बजरी वाले रास्ते पर उस रहस्यमय पत्र को हाथ में लिए खड़ी थी कि एक बड़ा ही विचित्र भाव उसके शरीर में दौड़ गया। उसे लगा जैसे वह एक गुड़िया है जिसे कोई जादुई छड़ी घुमाकर अचानक सजीव बना दिया गया। क्या यह अद्भुत नहीं था कि ठीक इस पल वह इस दुनिया में मौजूद है, आश्चर्यजनक जोखिमपूर्ण संसार में इधर उधर घूमते। सेरेकन कंकरीले रास्ते को हल्के से फूंदकर पार कर गई और लाल कराट की घनी झाड़ियों में जा छुपी। सफ़ेद मूँछों जैसे बालों से लेकर हिलती पूंछ तक प्राणवान ऊर्जा से भरी हुई एक चपल छरहरी बिल्ली यहाँ बाग में थी, पर उसके मन में सोफ़ी जैसे विचार नहीं थे। जैसे ही सोफ़ी ने अपने जिंदा होने के बारे में सोचना शुरू किया, तुरंत ही उसके मन में यह भी आया कि वह सदैव जीवित नहीं रहेगी। अभी मैं दुनिया में मौजूद हूँ, उसने सोचा, किंतु एक दिन तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। क्या मृत्यु के बाद जीवन है? यह एक अन्य प्रश्न था जिसके विषय में बिल्ली अपनी अनभिज्ञता में प्रसन्न थी। सोफ़ी की दादी माँ का देहांत हुए कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ था। 6 महीने से अधिक समय तक सोफ़ी उन्हें हर रोज़ याद किया करती थी। कितना अनुचित है कि जीवन को समाप्त होना ही पड़ता है। सोफ़ी कंकरीले रास्ते पर सोचती हुई खड़ी थी। अपने जीवित होने को लेकर उसने और भी ज़ोर से सोचने की चेष्टा की ताकि भूल सके कि वह सदैव जीवित नहीं रहेगी, किंतु यह असंभव था। जैसे ही वह अपने जीवित होने के एहसास पर ध्यान एकाग्र करती, उसी क्षण अपने मरने की बात भी दिमाग में आ जाती। दूसरी तरफ यह सोचने की कोशिश करने पर भी वैसा ही हुआ। एक दिन वह मर जाएगी, इस बारे में तीव्रता से सोचने पर ही वह अभी अपने जीवित होने की अद्भुत सुंदरता और अच्छाई का भरपूर आनंद महसूस कर सकती थी। यह अनुभूति एक सिक्के के 2 पहलू जिसे वह बराबर उलट पुलट रही थी, और जैसे ही सिक्के का एक पहलू बड़ा और ज़्यादा साफ होता, वैसे ही दूसरा पहलू भी उतना ही बड़ा और साफ नज़र आने लगता। उसे लगा कि जीवित होने का अनुभव आप यह महसूस किए बिना नहीं कर सकते कि आपको मरना है। यह महसूस करना कि आपको मर जाना है तब तक नामुमकिन है जब तक आप यह न सोचें कि जीवित होना कितना अद्भुत है, कितना अविश्वसनीय रूप से विस्मयकारी है। सोफ़ी को याद आया कि दादी माँ ने भी उस दिन कुछ ऐसा ही कहा था जब डॉक्टर ने उन्हें बताया था कि वह बीमार है। मैंने आज से पहले यह कभी महसूस नहीं किया कि जीवन कितना अद्भुत है, दादी ने कहा था। कैसी विडंबना है यह समझने के लिए कि जीवित रहना कैसा सुंदर उपहार है, लोगों को बीमार होना पड़ता है या फिर उन्हें अपने मेल बॉक्स में एक रहस्यमय पत्र को प्राप्त करना होता है। शायद उसे जाकर देखना चाहिए कि कोई और पत्र तो नहीं आया है। सोफ़ी जल्दी जल्दी गेट के पास गई
और हरे रंग के मेल बॉक्स में झांका। यह देखकर वह चौंक गई कि उसमें एक सफ़ेद लिफाफा और बड़ा था, बिल्कुल पहले जैसा। किंतु जब उसने पहला लिफाफा निकाला था तब तो मेल बॉक्स बिल्कुल खाली हो गया था। इस लिफाफे पर भी उसका नाम लिखा था। उसने इसे फाड़कर खोल लिया और अंदर से एक कागज़ निकाला। यह भी बिल्कुल पहले वाले साइज का था। दुनिया कहाँ से आई, इस कागज़ पर लिखा था। मुझे नहीं मालूम, सोफ़ी ने सोचा। सच तो यह है, इस बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता। फिर भी उसे लगा कि यह प्रश्न उचित ही था। उसने अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया कि कम से कम यह पूछे बिना कि दुनिया कहाँ से आई, दुनिया में रहना उपयुक्त नहीं है। इन रहस्यमय पत्रों से सोफ़ी का दिमाग चकराने लगा। उसने फैसला किया कि वह अपनी मांद में जाकर बैठेगी। मांद सोफ़ी के छिपने की सबसे अधिक गुप्त जगह थी। जब वह बहुत गुस्से में होती या बहुत दुखी होती या फिर अत्यंत प्रसन्न होती तो वह आकर इसी जगह में छिप जाती थी। आज तो वह पूरी तरह दिग्भ्रमित थी। लाल मकान के चारों ओर बहुत बड़ा बाग था। उसमें बहुत सी फूलों की क्यारियाँ, फलों की झाड़ियाँ, विभिन्न प्रकार के फलों के वृक्ष, एक लंबा चौड़ा लॉन था जिसमें एक झूला और एक समर हाउस था जिसे दादाजी ने दादी माँ के लिए बनवाया था। यह उन दिनों की बात है जब उनकी पहली बच्ची जन्म के कुछ सप्ताह के अंदर ही चल बसी थी। उस बच्ची का नाम मैरी था। उसके कब्र के पत्थर पर यह शब्द लिखे थे, छोटी मैरी हमारे पास आई, हमारा अभिवादन किया और फिर चली गई। बाग के एक कोने में रस भरी की झाड़ियों के पीछे एक घना झुरमुट था जहाँ ना फूल लगते थे ना ही बैरियाँ। वास्तव में वह एक पुरानी बाड़ थी जो किसी समय बाग की बाउंड्री के रूप में लगाई गई थी, पर क्योंकि इसे पिछले 20 वर्षों से काटा छांटा नहीं गया था, वह बढ़ती बढ़ती इतनी घनी और उलझ गई थी कि कुछ भी इसके आर पार नहीं जा सकता था। दादी माँ कहा करती थी कि पिछले युद्ध के दौरान इसी झाड़ी के कारण लोमड़ियों के लिए चूजे उठा ले जाना बेहद कठिन हो गया था, जबकि वे बाग में खुले घूमते थे। सोफ़ी को छोड़कर बाकी सब के लिए यह झाड़ी उतनी ही बेकार थी जितना बाग के दूसरे छोर पर खरगोशों का बाड़ा। किंतु ऐसा इसलिए था कि कोई भी सोफ़ी का गोपनीय भेद जानता नहीं था। सोफ़ी को झाड़ियों में बने छोटे से छेद की बहुत पहले से जानकारी थी। वह रेंगती हुई छेद के पार निकली तो झाड़ियों के बीच बनी एक बड़ी खोखर में पहुंची। यह जगह एक छोटी मांद जैसी थी। वह निश्चित थी कि यहाँ उसे कोई भी नहीं ढूंढ सकेगा। दोनों लिफाफों को हाथ में थामे सोफ़ी बाग में दौड़ती गई। फिर हाथों और पाँवों के बल घुटनियाँ चलते हुए वह झाड़ियों में घुस गई। इस गुप्त मांद में इतनी जगह थी कि सोफ़ी उसमें सीधी खड़ी हो सकती थी, किंतु आज वह टेढ़ी मेढ़ी जड़ों के एक ढेर पर बैठ गई। वहाँ बैठकर वह पत्तों और टहनियों के बीच बने छोटे छोटे छिद्रों से बाहर देख सकती थी। हालांकि कोई भी छेद किसी छोटे सिक्के से बड़ा नहीं था, फिर वह सारे बाग पर अच्छी नज़र रख सकती थी। जब वह छोटी थी तो उसे वहाँ पेड़ों के बीच उसे ढूंढते फिरते से माता पिता को देखने में बड़ा मज़ा आता था। उसके लिए यह एक खेल था। सोफ़ी सदा ही यह सोचती थी कि यह बाग एक अलग ही दुनिया है। जब भी वह बाइबल में ईडन की बगिया की बात सुनती तो उसे लगता कि यह गुप्त स्थान भी वैसा ही है जहाँ बैठकर वह छोटे से स्वर्ग का सर्वेक्षण कर रही है। दुनिया का निर्माण कैसे हुआ, इस बारे में वह कुछ भी नहीं जानती थी। सोफ़ी को इतना मालूम था कि धरती अंतरिक्ष में एक छोटा सा ग्रह है, लेकिन अंतरिक्ष कहाँ से आया? ऐसा संभव था कि अंतरिक्ष सदा से ही हरा रहा हो?
इस सूरत में उसे यह पता लगाने की ज़रूरत नहीं है कि यह कहाँ से आया। पर क्या कोई चीज़ हमेशा से ही होती है और हमेशा ही बनी रह सकती? उसके मन की गहराइयों में इस विचार के विरोध का कोई आधार नहीं था। निश्चय ही दुनिया में मौजूद हर चीज़ का आरंभ कभी न कभी तो हुआ ही हो। इसलिए अंतरिक्ष भी संभवतः किसी समय किसी दूसरी चीज़ से बनाया गया होगा। किंतु यदि अंतरिक्ष किसी दूसरी चीज़ से बना तो वह दूसरी चीज़ भी किसी अन्य चीज़ से बननी चाहिए। सोफी ने महसूस किया कि वह मूल समस्या को सिर्फ टालती जा रही है, किंतु बिंदु पर कोई चीज़ शून्य से बनी होनी चाहिए। क्या यह बात उस असंभव विचार की तरह नहीं है कि इस संसार का अस्तित्व सदा से रहा है बिना किसी प्रारंभ के? उन्होंने स्कूल में सीखा था कि ईश्वर ने दुनिया को बनाया है। सोफी ने स्वयं को सांत्वना देने का प्रयास किया कि संभवतः यही इस समस्या का सबसे बढ़िया समाधान है, किंतु उसने फिर से सोचना शुरू कर दिया। वह यह तो स्वीकार कर सकती थी कि ईश्वर ने अंतरिक्ष बनाया, किंतु फिर स्वयं ईश्वर कहाँ से आया? क्या उसने स्वयं को शून्य से बनाया था? एक बार फिर उसके मन की गहराइयों में कुछ था जो इस विचार का विरोध कर रहा था। माना कि ईश्वर सब प्रकार की चीज़ें बना सकती है, किंतु वह स्वयं को तब नहीं बना सकता जब तक उसके पास बनाने के लिए स्व न हो। तो बस एक संभावना शेष बची रह जाती है। ईश्वर का अस्तित्व सदा रहा है। ईश्वर स्वयंभू है, किंतु यह संभावना को तो वह पहले ही अस्वीकार कर चुकी थी। हर चीज़ का जो भी अस्तित्ववान है, एक प्रारंभ तो होना ही चाहिए। उफ, कैसी उलझन है। उसने दोनों लिफाफे फिर खोल डाले। तुम कौन हो? दुनिया कहाँ से आई? नाहक परेशान करने वाला सवाल। और हाँ, यह पत्र कहाँ से आया, यह बात भी लगभग उतना ही रहस्यमय था। वह कौन है जिसने सोफी के जीवन को झंझोड़ कर रख दिया था और अचानक ही उसे विश्व की सबसे गूढ़ पहेलियों के सामने ला खड़ा किया था? सोफी तीसरी बार फिर अपने मेल बॉक्स के पास गई। कुछ क्षण पहले ही डाकिया आज की डाक डाल गया था। सोफी ने इसमें से बेकार चिट्ठियां का बड़ा सा ढेर बाहर निकाला, जिनमें कुछ पत्र पत्रिकाएं थीं और कुछ के पत्र उसकी माँ के लिए थे। एक पोस्ट कार्ड था। उष्णकटिबंधीय समुद्री तट का चित्र बना था इस पर। उसने कार्ड को उल्टा। इस पर नॉर्वे की डाक टिकट लगी थी और इस पर डाक चिन्ह था UN बटालियन। क्या इसे पापा ने भेजा था? किंतु वह तो इस समय एकदम दूसरी जगह पर थे और हैंडराइटिंग भी उनकी नहीं थी। जब सोफी ने देखा कि पोस्ट कार्ड पर लिखा है हिल्डे मोलर नेक, मॉफर्ड सोफी एमेंसर, 3 क्लोवर क्लोज, तो उसकी नब्ज तेज चलने लगी। बाकी पता बिल्कुल सही था। कार्ड पर लिखा था, प्रिय हिल्डे, 15वें जन्मदिन की शुभकामनाएं। मुझे भरोसा है तुम यह समझ जाओगी कि मैं तुम्हें ऐसा उपहार देना चाहता हूँ जो तुम्हारे बड़े होने में मदद करेगा। इस कार्ड को सोफी की मार्फत भेजने के लिए क्षमा करना। यह सबसे आसान तरीका था। पिता की ओर से प्यार। सोफी दौड़ती हुई वापस मकान में पहुंची और रसोई में चली गई। उसके दिमाग में गहन उथल पुथल हो रही थी। यह हिल्डे कौन थी जिसका 15वां जन्मदिन उसके अपने जन्मदिन से 1 महीने पहले पड़ रहा था?
सोफी ने टेलीफोन डायरेक्टरी निकाली। मोलर नाम के बहुत सारे आदमी थे और कई नैग नाम के भी, किंतु पूरी डायरेक्टरी में मोलर नैग के नाम से कोई नहीं था। उसने रहस्यमय कार्ड को दोबारा ध्यान से देखा। कार्ड तो सही लगता था, इस पर टिकट भी लगा था और डाक खाने के मोहर भी थे। आखिर कोई पिता अपनी बेटी के जन्मदिन की बधाई का कार्ड सोफ़ी के पते पर क्यों भेजेगा, जबकि कार्ड किसी दूसरे पते पर जाना चाहिए था। किस तरह एक पिता जानबूझकर उसके जन्मदिन का कार्ड दूसरी जगह भेजकर अपनी बेटी को धोखा देना चाहेगा? यह सबसे आसान तरीका कैसे हो सकता है? और सबसे बड़ी बात यह थी कि वह हिल्डे नाम की लड़की का पता कैसे लगा पाएगी। सोफी के सामने चिंता करने के लिए अब एक और समस्या खड़ी हो गई थी। उसने अपने गठबंध विचारों को व्यवस्थित करने की कोशिश की। आज तीसरे पहर 2 घंटे की छोटी समयावधि में उसके सामने 3 उलझनें परोस दी गई थी। पहली समस्या थी, वे 2 सफ़ेद लिफाफे उसके मेल बॉक्स में किसने रखे। दूसरी पहली वो कठिन प्रश्न थे जो इन लिफाफों में रखे कागज़ों में लिखे थे। तीसरी परेशानी थी, यह हिल्डे मोलर नैग कौन हो सकती है और उसका जन्मदिन बधाई कार्ड सोफी को नॉर्वे से क्यों भेजा गया है। उसे विश्वास था कि यह तीनों समस्याएं किसी न किसी रूप से आपस में जुड़ी हुई है। ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि आज तक तो वह पक्की तरह से एक साधारण जीवन ही जीती आ रही थी।